उसके मुताबिक पाकिस्तान आर्मी के 7 जो सोल्जर्स हैं इंक्लूडिंग अ कैप्टन, उनकी आज डेथ हुई है जब उनकी गाड़ी जो थी उसके साथ एक टक्कर मारी गई है। इम्प्रूवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस आईईडी जो एक स्कूटर में थी उसने आके इनके ऊपर किया केपी के लकी मरवत एरिया में। इसमें जो कैप्टन साहब थे मोहम्मद फराज इलियास, बहुत ही यंग कैप्टन थे, 26 ईयर्स उनकी एज थी, कसूर के इलाके से थे। अलॉन्ग विद 6 अदर्स उनकी डेथ हुई है। बाकी जो हैं वो सूबेदार मेजर मोहम्मद नज़ीर 50 ईयर्स इनकी एज थी, स्कर्दू से थे। लांस नायक मोहम्मद अनवर 34 फ्राम गांची, लांस नायक मोहम्मद अली 36 फ्राम गिजर, सिपाही असद उल्ला 33 फ्राम मुल्तान, सिपाही मंजूर हुसैन 27 फ्राम गिलगित एंड सिपाही राशिद महमूद 31 फ्राम रावलपिंडी। कैप्टन फराज की इसलिए ज़्यादा आज लोगों को तकलीफ हुई क्योंकि उनकी वेडिंग होने वाली थी 19 जून को और इनके घर में शादी के जो हैं वो प्रेपरेशंस और ढोलकियाँ और वो सब कुछ चल रहा था। इनकी डेथ के ऊपर और बाकियों की भी डेथ के ऊपर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो प्रेसिडेंट जरदारी हैं उन्होंने बहुत अफसोस का इजहार किया। प्राइम मिनिस्टर जो हैं आज कैप्टन फराज के घर पे पहुंचे हुए थे और वहाँ पे जो इनके फ्यूनरल की वो थी उसके अंदर इन्होंने पार्टिसिपेट किया और फैमिली के साथ अफसोस का इजहार किया। तो बहुत ही ज़्यादा दुख की जनाब ये खबर थी। पीटीआई के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब खान साहब, उनकी जो बेल पिटीशन थी 9 मई के राइट्स के सिलसिले में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। उसकी वजह यह है कि आज जिस वक्त इन्होंने कोर्ट में आने की कोशिश की तो बहुत सारे पुलिस के बंदे वहां पे खड़े हुए थे और उन्होंने इनको रोका और उमर अयूब साहब को वहां पे कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया, जिसके के ऊपर उनके जो लॉयर थे उन्होंने कहा जी कि जानबूझ के उनको रोका गया ताकि ये कोर्ट के अंदर ना पहुंच सकें और कहा हमें ये कहा है जी कि जी ये सिक्योरिटी के मामले में सारा कुछ हो रहा है। अमजद खान नियाजी, मलिक एहसानुल्लाह टिवाना और भी बहुत सारे जो लोग हैं पीटीआई के, उन सबको जो है उनके ऊपर भी ये मुकदमे और उनको भी अदालत ने कहा है कि आप आके जो है ये मई 9 के जो राइट्स हैं इस सिलसिले में केसेस आज भुगतें। जो इनके लॉयर हैं उमर साहब के बाबर अवान, उन्होंने आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो फाइज ईसा साहब जो हैं उनको आज कहा है कि आप इस चीज़ का नोटिस लें, अगर आप हमें जस्टिस नहीं देंगे तो किस दरवाजे पे जाके हम जो कौन सा दरवाज़ा फिर हम और खटखटाएंगे। और आज ये बिल्कुल आना चाहते थे और अपनी बेल लेना चाहते थे लेकिन जो है इनको आने ही नहीं दिया गया। तो आप इस चीज़ का नोटिस लें। पीटीआई के बहुत सारे जो लीडर्स हैं उनको बुक किया गया है अंडर एंटी स्टेट और प्रोवोकेटिव स्पीचेस जो कि वो कर रहे हैं पब्लिक गैदरिंग्स में। पिशन बोस्टन का जो एरिया है वहाँ पे लीवाइज पुलिस स्टेशन जो है उसने इन सब के खिलाफ जो है FIR लिखी है। ये सब जो पीटीआई के ऑफिशियल्स हैं इनमें शाहीन शाह अफरीदी, शंदाना गुलजार, हलीम आदल शेख, दाऊद शाह काकड़, मौजम भट्ट एडवोकेट, अशफाक एडवोकेट, अब्दुल बारी बरीच, अब्दुल रहीम काकड़, अकरम तरीन, अब्दुल बारी, अतीक खान, सादक तरीन, नवाबजादा शरीफ, जोगजई और नूर खान खिलजी जो हैं वो शामिल हैं। लेकिन अभी तक जो है इनको सिर्फ जो है वो बताया गया है कि आपको बुक किया जाएगा प्रोवोकेटिव स्पीचेस के लिए, लेकिन अभी तक इनके अरेस्ट नहीं हुए हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर जाहिर है कि अरेस्ट भी इनके आ सकते हैं। आज मोदी जी ने शरीफ बरदरान जो हैं उनके जो कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आए थे उनका बड़ा शुक्रिया जो है वो अदा किया है। 3rd टाइम ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं और इनकी स्वेरिंग इन जो सेरेमनी थी वो संडे को थी, जिसमें कि बहुत सारे लीडर्स फ्रॉम बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका शामिल थे। चाइना और पाकिस्तान का कोई लीडर भी मौजूद नहीं था। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मोदी जी को एक्स के ऊपर मुबारकबाद देते हुए कहा कि मैं जो है बहुत खुश हूं कि आप फिर से प्राइम मिनिस्टर बने हैं और आपके साथ हम काम करना चाहेंगे। इसी तरह PMLN के प्रेसिडेंट नवाज शरीफ साहब ने भी इनको दी और उन्होंने कहा जी कि बीजेपी की सक्सेस बार बार ये शो करती है कि आपके लोगों का कॉन्फिडेंस है आपकी लीडरशिप के अंदर। तो हमको हेट की सियासत को छोड़ के होप की तरफ जाना चाहिए और साउथ एशिया के अंदर एक नई डेस्टिनी 2 बिलियन लोगों के लिए हमको बनानी चाहिए। इसका जवाब देते हुए मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन नवाज शरीफ साहब को जवाब देते हैं उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, सिक्योरिटी और प्रोग्रेसिव आइडियाज के साथ खड़े होते हैं। हाँ, अलबत्ता उनकी वेलबींग और उनकी सिक्योरिटी जो है हमारी प्रायोरिटी है। यानी कि इनडायरेक्ट इनके मुंह पे चिमाटा मार दिया है जी
कि पायन अपनी दोस्ती अपनी जेब में रखो, हमको आपके साथ दोस्ती नहीं चाहिए। तो ऐसे है। बहरहाल पता नहीं समझ आई है नवाज शरीफ साहब को कि नहीं, बहरहाल ऐसे है। और जनाब आज जो है मोदी जी की कैबिनेट जो है उसको अनाउंस किया गया है। मोदी जी की कैबिनेट जो है आपको पता ही है कि जब इनकी अब स्वेरिंग इन हो गई थी तो आज मंडे को इन्होंने अपने मिनिस्टर्स करने थे अनाउंस। जो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था ऑफिशियली, और ये जो इवेंट था इसको अटेंड किया था बहुत लार्ज नंबर में लोगों ने, और बॉलीवुड के स्टार्स भी आए हुए थे। तो इन्होंने अब अपनी एनडीए की गवर्नमेंट जो है फिर से बनाई है। इसमें 30 मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, 36 मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, 5 मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज हैं फ्रॉम बीजेपी एंड विद एलाइज। मोदी जी जो हैं वो अब सेकंड प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं जवाहरलाल नेहरू के बाद, के जिनको कि ये तीसरी बार इन्होंने ये जीती है। लेकिन जाहिर है कि इस दफ़ा इन्होंने बड़ी फोर्स से नहीं जीती, इनकी सीटें जो थी वो मेजॉरिटी के पास नहीं थी, इसीलिए इनका जो अब बड़ा अलायंस इन्होंने जो मेजर अलायंस बनाया वो जेडीयू, टीडीपी, शिवसेना, एलजेपी और दूसरों के साथ मिलकर बनाया। जैसे कि हमने आपको पूरी स्टोरी बताई थी फ्राइडे वाले दिन के जो जेडीयू खासतौर पे और टीडीपी हैं उनके बहुत टॉल टारगेट्स जो उन्होंने रखे हैं इनके सामने कि ये करोगे तो फिर हम आपके साथ बैठेंगे। तो लगता यही है कि मोदी जी ने इनकी सब बातें मान ली हैं। टीडीपी और जेडीयू हैं जो ये आपको पता ही है बहुत ही क्रूशल एलाइज हैं। टीडीपी के पास 16 सीट्स हैं, जेडीयू के पास 12 एमपीज हैं। ये जो कैबिनेट है जिसको कि अब कैबिनेट 3.0 कहा जा रहा है, इसके अंदर वो कहते हैं जी कि हमने बहुत सारा एक्सपीरियंस और विजन और एक्सपर्टीज वाले लोग जो हैं उनको शामिल किया है। इसमें इसके अलावा 27 मिनिस्टर्स फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लासेस जिनको कि ये ओबीसी कहते हैं उनको शामिल किया गया है। 10 स्केड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, 5 स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं और 5 लोग जो हैं माइनॉरिटी ग्रुप से हैं। मगर लोगों को आज बड़ी हैरत हुई कि इस कैबिनेट के अंदर कोई भी मुस्लिम चेहरा जो है वो नजर नहीं आया। हिंदुस्तान का जो जम्मू और कश्मीर है उसके अंदर आज एलिजिडली आज हिंदुस्तान ने बगैर कोई मतलब एविडेंस लिए हुए, क्योंकि किसी ग्रुप ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, लेकिन उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने एक बस जो कि कैरी कर रही थी हिंदू पिलग्रिम्स को उनके ऊपर अटैक किया है, और वो बस जो थी एक गॉर्ज में जाके गिरी थी और उसकी वजह से 9 लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। ये लोग जो हैं हिंदू टेंपल माता वैष्णो देवी जो हैं उसको जा रहे थे जब इनके ऊपर अटैक आया था रायसी के डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और पुलिस कहती है कि जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने इनडिस्क्रिमिनेट जो है वो फायरिंग की, जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो वुंडेड हो गए हैं, और एकदम से उन्होंने कहा जी कि मुस्लिम मिलिटेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। 33 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू जो हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और कांग्रेस के लीडर्स मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी, फॉर्मर जम्मू और कश्मीर के चीफ मिनिस्टर्स उमर अब्दुल्ला और महमूदा मुफ्ती, गुलाम नबी आज़ाद, इन सब ने इस अटैक को कंडेम किया है और जो मर गए हैं उनके लिए अफसोस का इजहार किया है। मोदी जी ने अलबत्ता जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जम्मू और कश्मीर के अंदर, उनको कहा है कि भाई आप ये सारी की सारी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाएं और जो अफेक्टेड लोग हैं उनकी फौरन हेल्प करें। हमने आपको कोई 2 हफ्ते पहले बताया था कि बिग बॉस में अब नजर आएंगे आपको अनिल कपूर सलमान खान के बजाय, क्योंकि सलमान खान एक फिल्म के अंदर जो है वो बड़े बिजी हो गए हैं। तो आज जो है ये सामने अनाउंसमेंट आई है कि बिग बॉस जो है ओटीटी के ऊपर जून 21 से 9 PM जियो सिनेमा के ऊपर देखा जाएगा। और इसका एक जो प्रमोशनल वीडियो आया है उसमें अनिल कपूर कह रहे हैं बहुत हुआ झकास, इस बार करते हैं कुछ खास। तो इसके ऊपर बहुत सारे लोग जो हैं वो हैरान भी हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी कि बहुत सारे मैं सरप्राइजेस लेके आ रहा हूँ। ये 1 मिनट 15 सेकंड का वीडियो है। एक आदमी जो है उसने बड़ा इनका मजाक उड़ाया, उन्होंने कहा क्या है बाकी अब अनिल कपूर। तो अनिल कपूर ने इसमें कहा अभी तो बस शुरू किया है, अभी सब बदलेगा। तो अब देखेंगे जी क्या इसमें चीज़ें बदलेंगी, क्या आएगा नया। द ग्रेट इंडियन कपिल शो, पहले तो आपको पता है ये कपिल शर्मा शो होता था, अब इसका नाम उन्होंने चेंज करके द ग्रेट इंडियन कपिल शो कर दिया है। इसके अंदर सोनाक्षी सिन्हा जो थी वो आई थी और उससे पूछा गया कि भाई आप शादी कब करोगी, तो उसने कहा मुझे कितना जोर से शादी करना है। तो इन्होंने एक हिंट दिया था, लेकिन अब चीजें जो है सामने आना शुरू हो गई हैं। ये शी हैज बीन डेटिंग जहीर इकबाल फॉर द लास्ट 2 years। तो अब ये बात सामने आ रही है कि इनकी शादी जो है
जून 23 को हो सकती है, और साउथ मुंबई की एक ईटरी है बैस्टियन, उसके अंदर होएगी। बाकी के जो इनके इवेंट्स हैं, इनका जो घर है जुहू में, वहां पे होगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ बहुत ही क्लोज फैमिली और फ्रेंड्स को इनवाइट किया जाएगा। 23 की सुबह वेडिंग होएगी और जो रिसेप्शन है वो शाम को होएगा। सोर्सेज जो हैं वो कहते हैं कि सोनाक्षी बहुत बड़ा हंगामा नहीं चाहती है और वो चीज़ों को बहुत ही क्वाइट और क्लोज रखना चाहती है। नाग अश्विन की जो फिल्म है काल्की 2898 एडी, जिसके के अंदर दीपिका पादुकोण और अमिताभ बच्चन भी हैं प्रभास के साथ, उसका जो एक्शन थ्रिलर ट्रेलर है वो सामने आया है और उसके ऊपर भी मिक्स्ड किस्म के रिव्यूज आए हैं। कुछ लोगों ने तो उसके एक्शन और वीएफएक्स की बड़ी तारीफें की हैं, दूसरों ने कहा है ओहो ये तो सारी चोरी आपने ड्यून से किया है, ड्यून पार्ट 2 से। कुछ ने कहा वाओ व्हाट अ वंडरफुल वर्क, कुछ ने कहा कि प्रभास इज लुकिंग सो कूल, किसी ने कहा कि ओ इट्स जस्ट अ मिक्सचर ऑफ ड्यून एंड स्टार वॉर्स। कुछ लोगों ने कहा हम सल्यूट करते हैं नाग अश्विन को कि ये मास्टरपीस वो हिंदुस्तान में क्रिएट कर रहे हैं। और जी अब जिसके लिए हमने काला जोड़ा पहना है, तेनू काला चश्मा जचता है। हाँ जी, घोड़े मुखड़े थे, तो वो घोड़े मुखड़े जो हमारे थे, जो मैदान में उतरे थे इंडिया के साथ खेलने के लिए वीकेंड के ऊपर, वो घोड़े मुखड़े जो हैं अब घोड़े शायद नहीं रहेंगे। पाकिस्तान ने ज़बरदस्त बॉलिंग करते हुए हिंदुस्तान को ओवर द वीकेंड संडे के दिन जून 9 को जो मैच था उसमें 119 पे आउट कर लिया था और 120 का इनके पास टारगेट था, लेकिन हिंदुस्तान ने इनको 113 फॉर 7 पे रिस्ट्रिक्ट किया। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान लॉस्ट बाय 6 रन्स। बाबर आजम ने पहले टॉस जीता था एंड ही इलेक्टेड टू बॉल फर्स्ट। हालांकि हमेशा कहते हैं कि आपको जो है वो चेज कर सकते हैं आप, लेकिन पता नहीं क्यों चेज नहीं कर सके। तो बहरहाल जी नसीम शाह जो और हारिस रऊफ थे उन्होंने जबरदस्त तबाही कुन बॉलिंग करते हुए 3-3 विकेट्स ली थी, लेकिन ऋषभ पंत जो थे, जिनको सारे हमारे पैंट बेचारे को कहते रहते हैं, ऋषभ पंत जो है उसने जबरदस्त जो है वो बैटिंग करते हुए 42 रन बनाए थे। हमारे रिजवान ने भी 31 बनाए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है रेगुलर इंटरवल से पाकिस्तान की विकेट्स गिरती रही। बुमराह ने तबाही कुन बॉलिंग करते हुए 14 रन्स पे 3 लोगों को आउट किया। पाकिस्तान जो था वो 80 फॉर 4 था इन 14 ओवर्स और उसको सिर्फ 40 रन्स चाहिए थे इन 36 बॉल्स, लेकिन वो हासिल ना कर सके। नसीम शाह जो है वो बेचारा बच्चा रो पड़ा, उसने 10 रन्स बनाए थे 4 बॉल्स पे, जिसमें कि 2 बाउंड्रीज भी शामिल थी, जिसपे के जो लोग हैं बड़े उदास हुए। पाकिस्तान जो है अब सिर्फ एक सूरत में सुपर 8 में क्वालिफाई कर सकता है, अगर वो नेक्स्ट 2 मैचेस जीतेगा और यूएसए अपने नेक्स्ट 2 मैचेस हारेगा। इस वक्त जो यूएसए और जो इंडिया है वो टॉप पे हैं 4 पॉइंट्स के साथ और पाकिस्तान के पास 0 पॉइंट्स हैं। कल पाकिस्तान का मुकाबला हमारे कनाडा के साथ है। 2 पॉइंट वही रख लो। अच्छा ठीक है ना जी, 2 पॉइंट। ये जो अच्छा जी पूर जो परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान टीम की, इसके ऊपर तो जनता पाकिस्तान में भड़क गई। वसीम अकरम साहब जो हैं उन्होंने बहुत इनको बैच किया टीम को। उन्होंने कहा पाकिस्तान को दुश्मन की जरूरत ही नहीं है, ये खुद अपने लिए काफी हैं और मैं इनके मुंह में पैसिफायर क्या डाल सकता हूं। इनको अपनी सिचुएशन का खुद से जजमेंट करना चाहिए और बाबर को और जो कोच हैं उनको एक्सप्लेनेशंस देने पड़ेंगे। हम क्या यहां पे बैठ के आपको प्रोग्राम्स पे एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। ये सारे के सारे बैट्समैन जो हैं पिछले 8 से 10 साल से खेल रहे हैं। मैं बताऊं जाके रिजवान को कि तुम्हारे पास तुम्हारे सामने एक मेन बॉलर इंडिया का आ रहा है, तो तुमको कैसे अपनी विकेट बचानी है और कैसे खेलना है। और मैं तो हैरान हूं कि 10 ओवर जो पहले के थे उसमें एक बाउंड्री भी इन लोगों ने हिट नहीं की थी। ये कैसे खेल रहे हैं और इनको कैसे बताया जाए। 120 का एक टारगेट जो था वो एक्सट्रीमली लो टारगेट था, उसको इन्होंने चेज करना था जो ये नहीं कर सके। टीम इस वक्त इतने बुरे पॉइंट के ऊपर आ गई है कि उसको सपोर्ट करना इस वक्त एम्बैरेसिंग हो गया। वो कहते हैं जी मैं पाकिस्तानी हूं और मैं हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूं, लेकिन इस वक्त मेरे लिए ये एम्बैरेसमेंट है इनको सपोर्ट करना, बिकॉज देयर इज अ लिमिट टू एवरीथिंग। इसके अलावा हेड कोच गैरी कर्स्टन जो है उन्होंने भी एडमिट किया कि ये हमारे हाथ में था गेम और हमने फेल किया टू कैपिटलाइज ऑन द अपॉर्चुनिटी, वी लेट इट स्लिप एट द एंड। वो कहते हैं जी कि 76 पे हम 2 थे विद 6 to 7 ओवर्स लेफ्ट और हमको बहुत अच्छे से खेलना चाहिए था, लेकिन हमने बहुत ही डिसअपॉइंटिंग तरीके से जो है लाइन को क्रॉस किया। सलमान बट ने कहा जी पाकिस्तान टीम जो है उसको हमेशा
बहुत अच्छे तरीके आते हैं मैच को लूज करने के लिए। रिजवान को एक ही जॉब दी गई थी कि वो बैटिंग करता और वो उसको बैटिंग एंड तक करनी चाहिए थी, लेकिन उसने नहीं की। इन्होंने अपना मैच खुद सारा रुइन किया है। इफ्तिकार साहब जो हैं वो जो है, मुझे हैरत है कि कैसे फुल टॉस बॉल आ रही है और उस पे वो आउट हो रहा है, उसको पता नहीं है एक सीनियर प्लेयर को कि कैसे खेलना है। फखर जमान जो है वो पूर शॉट मार रहा है। इमाद वसीम जो है वो पीछे को स्टेप बैक कर रहा है हिट मारने के लिए। शादाब जो है उसने भी एग्जैक्टली वही किया। इन लोगों को कौन बताएगा कि आपको कैसे खेलना चाहिए है। शायद अफरीदी भी इस पे बहुत गुस्से हुए। उन्होंने कहा जी ये कैप्टन का जॉब होता है कि वो फील्ड में लोगों को कैसे साथ लेके चले, और इस वक्त तो मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन वर्ल्ड कप के खत्म होने पे मैं आपको इनके फेल होने के रीजन बताऊंगा। और ये जो हैं कुछ लोग हैं इस वक्त क्रिकेट के अंदर जो कि इस यूनिट को बर्बाद करना चाह रहे हैं। इसके ऊपर जी हफीज भी बड़े गुस्से हुए। उन्होंने कहा जी इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को किसने कहा था टीम के अंदर लाने के लिए। हफीज ने कहा जी ये तो वो लोग हैं जिनको पीसीबी तरले करता था कि आप मैचेस हमारे साथ खेलो, और ये T20 जो लीग्स हैं बाहर के मुल्कों में खेलने के लिए चले जाते थे, लेकिन चूंकि जून की विंडो में कोई और बाहर की लीग नहीं थी तो इन्होंने बड़े कन्वीनियंटली कह दिया पीसीबी को कि हाँ हम नेशनल टीम के लिए खेलेंगे। तो इसलिए इन्होंने इसको भी सिर्फ दे जस्ट ट्रीटेड इट एज अनदर लीग, कोई उनके अंदर सीरियसनेस नहीं थी। इससे पहले रमीज राजा भी थे, वो कह रहे थे कि इनकी परफॉर्मेंस जो है, हम जब सोचते हैं कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इससे घटिया नहीं हो सकती, एन उसी वक्त ये अमेरिका जैसी टीम से हार जाते हैं। जो मैचेस इनकी जेब में होते हैं दे लेट इट स्लिप। ठीक है भाईजान, खुश हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है एक अमेरिका ने 2 गेम हारने और पाकिस्तान ने 2 गेम जीतने और फिर आ गया, फिर सुपर 8 में आ जाना है। फिर सुपर 8 में आ जाना। वाह वाह वाह, आप क्यों परवाह करती हो? परवाह नहीं, दिल छोटा नहीं करना, दिल छोटा नहीं करना है, परवाह नहीं करनी है। ठीक है जी। हम तो शुरू से हमेशा हर टूर्नामेंट में हम पहले देते हैं, उसके बाद फिर वो उससे हारे, वो उससे हारे, और बारिश हो जाए और कुदरत का निजाम आ जाए, बारिश ना हो 1-1 पॉइंट मिल जाता है उनको। अच्छा, नहीं, बारिश ना हो। हाँ, अच्छा, बारिश कतई तौर पर कतई ना हो, बस कुदरत का निजाम आए। कुदरत का निजाम। अच्छा, आप देखिए। अच्छा ठीक। अच्छा जनाब, आज पीसीबी के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने कहा है कि इसमें जो टीम है उसमें मेजर सर्जरी करने की जरूरत है। नहीं मोहसिन नकवी साहब, आपको जाने की जरूरत है पीसीबी से। सबसे बड़ी सर्जरी ये होगी कि आप जाएं। आप खुदा के लिए आपने बेड़ा गर्क कर दिया है। क्रिकेट टीम को काकूल ले जा के आप ट्रेनिंग करा रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी वॉर नहीं जीती। इनको क्या सिखाना था उन्होंने जंग जीतने के लिए। अच्छा जी, बहरहाल जी वो कहते हैं कि ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग। अच्छा ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आई लव यू। तो वो कहते हैं जी कि इंडिया के साथ जो इनकी परफॉर्मेंस थी इंतहाई डिसअपॉइंटिंग थी, और जो है इसमें से हमें सबक सीखना चाहिए। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस टीम की परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, और मैं तो चाहता हूं कि पाकिस्तान की टीम दुनिया की बेस्ट टीम बने, क्योंकि अभी वैसे भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आने वाली है, तो हमको तो अब देखना पड़ेगा, बाहर से कहीं से टैलेंट लेके आना पड़ेगा। हाँ जी, अब सारे वेस्ट इंडियन खेलेंगे हमारी टीम लंबे लंबे जूल गार्नर की तरह के। वो कहते हैं जी कि जो नेशन है वो बड़ी डिसअपॉइंटेड है। भाईजान हम आपसे भी डिसअपॉइंटेड है, खुदा के लिए पीसीबी का कहड़ा छोड़ो, आप खुदा के लिए आप जाओ। अच्छा जनाब, सिर्फ पाकिस्तान को बैशिंग नहीं मिली, इंडियन टीम को भी बेतहाशा बैशिंग मिली है। सुनील गावस्कर साहब बहुत ज्यादा नाराज थे इंडियन टीम की परफॉर्मेंस से। उन्होंने कहा कि दिस वाज अ डिसअपॉइंटिंग बैटिंग परफॉर्मेंस। द बॉयज शोड अ लॉट ऑफ एरोगेंस एंड रेकलेसनेस. There was arrogance from the very start of the innings. They were trying to hit every ball. Not every ball is for hitting. This was not an Ireland attack. This was not an ordinary bowling attack. This was the experienced Pakistan's bowling attack, and they should be respected. ये जो इंडियन जो प्लेयर्स हैं, बैटर्स हैं, उनको पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उन्होंने कोई रिस्पेक्ट नहीं शो किया। आप डिसरिस्पेक्ट आयरलैंड को तो मैं शो नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन आपको पाकिस्तानी बॉलर्स का रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और मुझे हैरत है कि उन्होंने आपको आउट कर लिया अभी 1 ओवर जो था टू स्पेयर, एंड दिस शोज कि ये टीम जो है इसका किस टाइप का थिंकिंग है। और आपको 6 रन और बनाने चाहिए थे, एटलीस्ट आपको 125 रन बनाने चाहिए थे टू मेक अ डिफरेंस। ये जिस तरह से आप जीते हैं, इट इज पैथेटिक। बहुत ही डिसअपॉइंटेड थे जी सुनील गावस्कर साहब। एंड जनाब, एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट साउथ अफ्रीका डिफीटिंग बांग्लादेश बाय 4 runs एट नसू काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन न्यूयॉर्क।
तंजीम हसन और तास्किन अहमद जो बांग्ला के हैं, उन्होंने रिस्ट्रिक्ट किया था साउथ अफ्रीका को फॉर 113 फॉर 6 आफ्टर इलेक्टिंग टू बैट फर्स्ट। तौहीद हिद्रोय और महमूदुल्लाह ने जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गेम खेली साउथ अफ्रीका जो थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई भी अपना जो है वो होश और जोश दोनों ही खोने नहीं दिया। और जो वैसे है ये लोएस्ट जो था ये डिफेंडिंग टोटल था इस तरह की T20 की हिस्ट्री के अंदर। बांग्लादेश जो थे वो 50 फॉर 4 थे आफ्टर 10 ओवर्स और उनको चाहिए थे 64 रन्स टू विन फ्रॉम 10 ओवर्स। इससे पहले मिलर जो थे उन्होंने साउथ अफ्रीका के उन्होंने 29 और क्लासन ने 46 बनाए थे। 79 रन का पार्टनरशिप उन्होंने दिया था फॉर 6 विकेट विच इज़ द हाईएस्ट ऑन एनी विकेट इन न्यूयॉर्क। और साउथ अफ्रीका जो है अब बड़ा इजीली सुपर 8 में पहुंच चुका है। ठीक है जी।